नमस्कार, मैं हूं अरिसुदन। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पर, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों पर, कुछ बातें जीवन अनुभवों की, और हम झांकते हैं मधुशाला की आत्मा में, मधुशाला के भावार्थों में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने बात की थी मधुशाला के शांति पाठ की। एक टुकड़ा सुनाया था राही मासूम रजा की बहुत सुंदर कहानी टोपी शुक्ला से, कुछ बातें हिंदी के अक्खड़ कवि उग्र जी के बारे में, और एक कहानी अंग्रेजी के कवि शैली और कीट्स की। आज से हम बात शुरू करेंगे बच्चन बाबू के जीवन में आने वाली स्त्रियों की, और किस तरह उन्होंने हमारे कविराज के जीवन को प्रभावित किया। यदि आप बच्चन बाबू के जीवन में झांकें, उनकी आत्मकथा पढ़ें, उनके पुराने परिचितों और प्रशंसकों के लेख आदि पढ़ें, तो एक बात सामने आती है बच्चन जी के जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग स्त्रियों की, और उनका कविराज और कविताओं पर किस तरह से असर हुआ। तो अगले 3-4 एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करते हैं, और आरंभ करते हैं बच्चन बाबू के जीवन में पहली स्त्री चंपा से। साल था 1925। बच्चन बाबू के एक बंधु और लंगोटिया मित्र थे, बड़े घनिष्ठ। नाम था करकल। इनके बारे में चौथे एपिसोड में भी हमने बात की थी। पहले तो ये करकल जैसा अजीब नाम कहाँ से आया? तो हुआ यूं था कि ये मित्र कर्क राशि में पैदा हुए थे, इसलिए कर्क से बना नाम करकल रख दिया गया। तो इन करकल साहब से बच्चन बाबू की इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे, सब कुछ शेयर करते थे। जैसे बचपन और लड़कपन में हम सबने की है, किसी ना किसी के साथ तो पक्का की है। तो बच्चन बाबू और करकल ऐसे ही थे। और तो और दोनों के बाल भी एक जैसे, भंवराले, घुंघराले, छल्लेदार। तो करकल का विवाह हुआ था चंपा नाम की महिला से, और जैसे जैसे गौने की तारीख निकट आ रही थी, बच्चन जी बेचैन परेशान रहने लगे। डर था कि चंपा आकर उनके सबसे अच्छे दोस्त को उनसे छीन लेगी और वो अकेले रह जाएंगे। तो जैसा अक्सर होता है, कई दोस्तों को ऐसा एहसास होता ही है। अब जब करकल को ये पता चला, तो उन्होंने अपने मित्र बच्चन को गले लगाया और आश्वासन दिया कि जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी होगा। हम शरीर से भले ही दो हैं, किंतु प्राण से हम एक हैं। इन बातों का असर ये हुआ कि बच्चन बाबू अब 2 की जगह 3 लोगों के स्वप्निल संसार की कल्पना करने लगे। यहां तक कि करकल ने बेले की 2 मालाएं भी ले ली और कहा, एक मेरी, दूसरी तुम्हारी तरफ से चंपा के गले में डाल दूंगा। हुआ भी शायद कुछ ऐसा ही हो। कविराज कहते हैं कि लोकलाज का भय न होता तो करकल अपनी सुहाग रात को मुझे भी साथ ले जाते। तो गौना हो गया, चंपा घर आ गई। विवाह के बाद बच्चन जी ने जब पहली बार चंपा को उनके स्वाभाविक रूप में देखा, छत की मुंडेर पर एक वृक्ष की छाया में बैठे, हल्के नीले रंग की साड़ी में, पेड़ के नीचे कुछ मुंदा, कनक छरी सा इकहरा बदन, कुछ खुला सा रूप, उन्हें एक नैसर्गिक सा नाम दे दिया, वृक्ष परी। वृक्ष परी जैसे कीट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल में ड्रायड ऑफ द ट्रीज। वृक्ष परी ही तो थी वो, पलक मारते ही उड़कर अनंत आकाश में विलीन। जिसकी कंचन सी काया थी, जिसमें सब सुख की छाया थी, उसे मिला देना पड़ता है पल भर में मिट्टी के कण में, निर्ममता भी है जीवन में। यानी जिसकी कंचन सी सोने जैसी स्वर्णिम काया थी, इतनी सुंदर थी, जिसके आसपास सब कुछ सुख आनंद ही था, उसको भी आखिर में मिट्टी में ही मिल जाना होता है। इतना निर्मम होता है जीवन। जिसकी कंचन सी काया थी, जिसमें सब सुख की छाया थी, उसे मिला देना पड़ता है पल भर में मिट्टी के कण में, निर्ममता भी है जीवन में। अब चंपा, करकल और बच्चन बाबू की खूब गहरी दोस्ती हो गई। तीनों हर खाली वक्त में साथ ही जमे रहते। कई साल बाद बच्चन साहब आश्चर्य करते हैं
कि उस एक अधपढ़ी लिखी सी लड़की में ऐसा क्या था जो उसने अपने से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे दो जवान लड़कों को अपनी बातों में उलझा रखा था। यहाँ एक कहावत है, जो पांडे के पांचों वेदों में वो पंडाइन की छिगुनिया में। अर्थात जितना ज्ञान एक पंडित को सारे वेद, पुराण और पोथी पढ़कर आता है, उतना तो पंडाइन या पंडिताइन की छिगुनिया यानी सबसे छोटी उंगली और उसकी भी पोर पर टिका होता है। तो नारी प्रकृति से ही इतनी विद्वान होती है। इसी बात को दिनकर अपनी उर्वशी में कितनी सुंदरता से कहते हैं, और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है, वही बैठ संपूर्ण सृष्टि के महामूल निस्तल में, छिगुनी पर धारे समुद्र को ऊंचा किए हुए है। यानी वो स्त्री जिसे केवल अबला, आंसू बहाने वाली, केवल करुणा की मूर्ति कहा जाता है, वही तो संपूर्ण सृष्टि के महामूल में है। वो अपनी एक छोटी सी उंगली पर सारे समुद्र को कैसे धारण कर लेती है। और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है, वही बैठ संपूर्ण सृष्टि के महामूल निस्तल में, छिगुनी पर धारे समुद्र को ऊंचा किए हुए है। आगे भी ये कविता बड़ी सुंदर है। इसीलिए इतिहास तुच्छ अनुचर प्रकाश हलचल का, किसी त्रिया की कथा नहीं तब तक अंकित करता है, छाह छोड़ जब तक आकर वह वरवर्णी प्रभा में, बैठ नहीं जाती नरतुले नर के सिंहासन पर, या जब तक मोहिनी फेंक मदनायित नयन शरों की, किसी पुरुष को ले जग में विक्षोभ नहीं भरती है। तो इस कविता के बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे, किंतु नारी कितनी शक्तिशाली है ये बात अधूरी रह जाएगी यदि हम रसखान का ये बड़ा ही प्रसिद्ध और सटीक सवैया ना सुने। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे तौ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। रसखान कहते हैं कि जिस कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य, इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं, हमेशा याद करते हैं, वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए उसे कह देते हैं अनादि जिसकी शुरुआत नहीं हुई, अनंत जिसका अंत ना हो, अखंड, अछेद, अभेद, ऐसे सारे विशेषण लगा देते हैं, एडजेक्टिव्स लगा देते हैं कि इसकी तो ना शुरुआत है, ना अंत है, ना ये समाप्त होता है, ना शुरू होता है। और नारद, शुकदेव, व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपना पूरा प्रयास करके जिसके स्वरूप का पता ना लगा सके और हार मानकर बैठ गए, नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे तौ पुनि पार न पावें, उन्हीं कृष्ण को ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। उन्हीं कृष्ण को अहीर की लड़कियां छछिया भर छाछ के लिए नाच नचा देती हैं। यानी एक मुट्ठी छाछ के लिए कृष्ण को नाच नचा देती हैं वृंदावन की गोपियां। फिलहाल वापस चंपा की बात करते हैं। तो तीनों की ये मित्रता बड़ी आनंद में चल रही थी, बिल्कुल एक सपनीले संसार की तरह जिसकी स्वयं स्वर्ग बलाएं लेता हो। मत देख नजर लग जाएगी यह चिड़ियों के सुख धाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। मत देख नजर लग जाएगी यह चिड़ियों के सुख धाम सखे, है यह पतझड़ की शाम सखे। तो यदि सब कुछ स्वप्निल संसार सा खूबसूरत सा चलता रहे, तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, और नियति उसे एक समान करने के लिए, यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए हरकत में आ जाती है। और ऐसे में नियति बलि मांगती है। यहां पहली बलि दी करकल ने, ठंड लगने से अपनी अकस्मात मृत्यु से।
मरते समय उनके बच्चन बाबू को कहे अंतिम अस्पष्ट से शब्द थे, चंपा को संभालना। तो करकल की मृत्यु के बाद चंपा और बच्चन जी और करीब आ गए। मित्र तो पहले ही थे, इतना करीब कि दोनों के आंसू एक होकर बहने लगे, जैसे दोनों एक दूसरे के ही सानिध्य में अपनी अपनी शांति खोज रहे हों, एक दूसरे से बिना एक भी शब्द कहे। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी दो पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सखे। तो कवि कहते हैं कि पतझड़ आ गया, नए पत्ते टूट गए, साथी छूट गए। ऐसे में दो पीले पड़े हुए पत्ते, दो उदास से पत्ते, वो जीवन डाली को कसके थामे हुए हैं। नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी दो पीत पात, जीवन डाली को थाम सके, है यह पतझड़ की शाम सखे। तो दोनों का एक दूसरे के साथ इतना समय बिताना समाज को कहाँ सुहाता। लोगों की जो संवेदना थी करकल की मृत्यु के बाद, वो कटुता में परिवर्तित होने लगी। विधवा होए पाई तरुणाई। लोग कहाँ चाहते हैं कि एक विधवा वापस इतना जल्दी सुख की खोज में लग जाए। जब चंपा की सास से नहीं सहा गया तो वो चंपा को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। अब उन दिनों बच्चन बाबू के मन में जो बवंडर उठा था, उसके लिए वो कहते हैं, शब्दों से कवि होने से पहले ही मैं जीवन से कवि बन गया था। ओह, जीवन में कवि बनने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। निशा निमंत्रण में कवि कहते हैं, उठ पड़ा तूफान देखो, मैं नहीं हैरान देखो, एक झंझावात भीषण मैं हृदय में से चुका हूं, मूल्य अब मैं दे चुका हूं। उठ पड़ा तूफान देखो, मैं नहीं हैरान देखो, एक झंझावात भीषण मैं हृदय में से चुका हूं, मूल्य अब मैं दे चुका हूं। जब युवा कविराज इस तरह अवसाद में डूबे हुए लक्ष्यहीन से भटक रहे थे, तब एक अजनबी अध्यापक ने उन्हें एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ना कुछ नष्ट हुआ है, ना व्यर्थ गया है। जो हुआ है वह जीवन की वाटिका का खाद हो गया है, जो किसी पुष्प के रूप, रंग, रस, गंध में फिर कभी सारवान, सार्थक होगा। अज्ञात के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हो सकता है, बस यदि हम धैर्य रख पाएं। नहीं खोजने जाता मरहम, होकर अपने प्रति अति निर्मम, उर के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूं, ऐसे मैं मन बहलाता हूं। नहीं खोजने जाता मरहम, होकर अपने प्रति अति निर्मम, उर के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूं, ऐसे मैं मन बहलाता हूं। खैर, यहां बच्चन बाबू इन सब परेशानियों के चलते अपनी स्कूली परीक्षा में तो फेल हो गए और वहां चंपा तीर्थ यात्रा से वापस लौट आई। जब लौटी तो सूखकर कंकाल हो चुकी थी, सर के बाल मुंडाए जा चुके थे और कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि चंपा की मृत्यु हो चुकी है। किंतु प्राण त्यागने से पहले, क्योंकि उसे पता लग गया था कि बच्चन बाबू इन सब चिंताओं में परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो अपनी मृत्यु से ठीक पहले वो युवा बच्चन को कह गई, मैं सब कुंड और नदियों में तुम्हारे नाम की डुबकी लगा आई हूं। तुम्हें लंबा जीना है, जीवन में बहुत कुछ करना है। देखने को मैं नहीं रहूंगी, किंतु तुम स्कूल जाना और खूब पढ़ना। बच्चन बाबू ये बात याद करते हुए कहते हैं कि अचानक वो नवयौवना चंपा जैसे मां की उम्र की हो गई और जैसे मां बेटे से बोल रही थी, और बस वो वृक्ष परी फुर्र से उड़कर अनंत आकाश में विलीन हो गई। इसके बाद बच्चन बाबू ने जब भी चंपा को याद किया, मां के रूप में ही किया। और देखिए मधुशाला की इस कविता में ये स्नेह और ममता किस तरह से झलकते हैं। यदि इन अधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला,
यदि इन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला। यानी इन अधरों से यदि ये हाला थोड़ी सी प्रेम भरी बातें कर लेती तो क्या हो जाता। और ये जो प्याला है, यदि ये खाली हाथों का कुछ देर मन बहला लेता, यानी जीवन में जो सुख के क्षण आए थे थोड़ा लंबा खिंच जाते, तो क्या बिगड़ जाता कि हाला भी ऐसी मिली जो अधरों से दो प्रेम की बातें नहीं कर सकी और ना ही ये प्याला मन बहला सका। यदि इन अधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला, यदि इन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला। हानि बता जग तेरी क्या है, व्यर्थ मुझे बदनाम न कर। कि दुनिया तू बता कि इसमें नुकसान क्या है, मुझे ऐसे ही क्यों बदनाम कर रही है कि मेरी गलती थी, मेरे भाग्य की गलती थी। हानि बता जग तेरी क्या है, व्यर्थ मुझे बदनाम न कर। मेरे टूटे दिल का है बस एक खिलौना मधुशाला। यानी मेरे टूटे दिल के लिए बस एक ही खिलौना है, एक ही मन बहलाने का साधन है, और वो है मधुशाला। मेरे टूटे दिल का है बस एक खिलौना मधुशाला। तो ये जो माँ वाला किस्सा है, ये बच्चन जी को याद आया कई साल के बाद, जब वो लाहौर की यात्रा पर थे और वहाँ अपने एक परिचित चंद्रगुप्त जी और उनकी पत्नी स्वर्ण जी के साथ रहे थे। जब उन्हें स्वर्ण जी से एकदम माँ जैसा स्नेह मिला, वैसी ममता मिली, तब उन्हें चंपा की याद आई, और उन्हें चंपा की याद एक मित्र के रूप में नहीं, माँ के रूप में आई। बच्चन जी उस समय के बारे में कहते हैं, मूक क्षणों को जो अर्थवान बनाती है वे शब्दों की कड़ियां ही हैं। हर कविता पढ़ने के पूर्व और पश्चात कुछ देर तक मौन रहकर आप इस रहस्य को ठीक तरह खुद समझ लेंगे। उन चुप्पी के क्षणों में मेरे मुंह से एक उच्छ्वास के साथ जो शब्द निकलता था वो था ओ माँ। तो माँ के स्नेह और प्रेम की बात है, और अभिव्यक्ति का ये छोटा सा माध्यम कहाँ से आया। बच्चन जी कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन चंपा ने बद्रीनाथ से लौटकर अपने बेटे की तरह मुझे संबोधित कर मेरा सारा दोष पाप अपने ऊपर लेकर मुझे आशीष के साथ विदा किया था, और कुछ ही घड़ियों के बाद स्वयं इस संसार से विदा हो गई थी, तब से जब भी ओमा शब्द आता है तो उससे मैं चंपा और मां सरीखी सारी नारियों को याद करता था। जीवित मृत जो मेरे जीवन में किसी भी रूप में आई थी, जिन्होंने किसी भी रूप में मुझे स्नेह संवेदन दिया था, उनका प्यार वास्तव में दुलार है। कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली ना प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तो ये थी चंपा की कहानी, जो बच्चन बाबू पर हमेशा के लिए अपनी पहचान छोड़ गई। अगले अंक में सुनते हैं कहानी बच्चन बाबू की पहली पत्नी श्यामा की, और उन्होंने बच्चन बाबू को, उनकी कविताओं को, उनके जीवन को किस तरह प्रभावित किया। आज यहीं विराम। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं स्पॉटिफाई पर या यूट्यूब पर, आईट्यून्स पर, और मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक जीवन के जो सुख हमें मिले हैं उनका मान करते रहें, जो अच्छा है उसका सम्मान करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और चाय कॉफ़ी पीना ना भूलें।